कृत्रिम श्वसन की सबसे साधारण और आसान विधि कौन सी होती है? साथियों ध्यान रखिएगा, सिल्वेस्टर विधि जो हमारी है, इस विधि में पीठ के बल लिटाया जाता है। कैसे लिटाते हैं? पीठ के बल लिटाते हैं। कृत्रिम श्वसन की सबसे साधारण और आसान विधि कौन सी होती है? साथियों ध्यान रखिएगा, सिल्वेस्टर विधि जो हमारी है, इस विधि में पीठ के बल लिटाया जाता है। कैसे लिटाते हैं? पीठ के बल लिटाते हैं, वह छाती पर दबाव दोनों हाथों से बनाते हैं। सैफर विधि में पेट या छाती के बल लिटाते हैं और पीठ पर दबाव देते हैं। ये दोनों मेथड में आपकी एयर का सर्कुलेशन बहुत अच्छा नहीं होता। सबसे अच्छा एयर का सर्कुलेशन किसमें होता है? मुंह से मुंह में होता है। माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन में सबसे बेहतरीन क्या होता है? एयर का प्रवाह होता है। लेकिन याद रखिएगा, मुंह से नाक वाली विधि जो है, यह छोटे बच्चों में बड़ा लाभकारी होता है। समान रूप से 1 वर्ष तक की आयु के बच्चे में, ठीक है, या यदि क्या हो जाए, मुंह ना खुले, तब जाकर के मुंह से नाक की विधि का हम प्रयोग करते हैं। तो सबसे बेहतर हमारे यहां पर कौन सी विधि है? मुंह से मुंह वाली विधि है। माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन जो है सबसे बेहतर है और सबसे ज्यादा एयर भी इसी में जाती है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि हमेशा हम लोग, क्या विद्यार्थी जी, देखिए, नोज को ओपन करना बंद करना यहां कोई मायने नहीं रख रहा है। नोज हम लोग तो जब सांस चल ही नहीं रहा है तो उस समय तो किसी भी चीज का कोई अर्थ नहीं है। हम लोग जो सांस भरते भी हैं, अगर इस व्यक्ति को थोड़ा सा लिटा करके, सर को झुका करके, सर झुकता है तो मेरा लंग्स हल्का फैलता है, फिर जाकर के हवा आपकी ज्यादा अंदर प्रवेश करती है। तो जब मुंह से हम हवा भरते हैं तो उस समय भी हमको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? तो भाई मुंह में जर्दा सुपारी गुटखा तो नहीं है, उसको निकाल देना है। ठीक है, उसको निकालने के बाद उसके मुंह को क्या करना है? खोलना है। खोलने के बाद अगर फिर भी मुंह साफ नहीं हो पा रहा है, बहुत आनन फानन की स्थिति में है, तब तो नाके में देना चालू कर दीजिए, मुंह से नाक ही कीजिए। नहीं तो मुंह को साफ करके तब एक सूती कपड़ा पतला सा ले करके तब उसको करिए। ठीक है, तो इसमें खाली सांस देना ही नहीं है, देना भी है और फिर उसको छोड़ने का भी प्रयास कराना है। तो 10 से 12 बार 1 मिनट में हमको देना छोड़ना, देना छोड़ना, ये प्रक्रिया करनी है। तो सबसे बेहतर भी, आसान भी और साधारण भी कौन होती है? मुंह से मुंह होती है। कई जगह ऑप्शन में माउथ से नाक को भी आप देखिएगा ले लिया गया है, लेकिन पॉपुलैरिटी के मामले ये बहुत अच्छा मेथड नहीं है। इसका विशेष परिस्थिति में यूज है, ज्यादा पॉपुलैरिटी में माउथ टू माउथ ही है, इसलिए हम लोग इसी को लेकर के आगे चलेंगे। इलेक्ट्रिक इंक्यूबेटर का प्रयोग जो है, आप लोगों ने अपने मानव जीवन में जाना है। इंक्यूबेटर जो होती है वो अंडे को सुरक्षित रखने के लिए होती है। ठीक है, हम इसमें लंबे समय तक अंडे को क्या कर सकते हैं? निषेचित कर रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। और ये पानी की जो गर्मी है वह बदलती जल्दी नहीं है। अगर लाइट कट जाए तो वैसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं? सेल्फ प्रोवाइड कर रहा बैटरी का व्यवस्था रहता है, ऑटो सप्लाई होकर के। अगर वो भी डैमेज हो जाए तो पानी के बारे में आप जानते हैं, आधा घंटा 1 घंटा तक वह मेंटेन कर लेती है, बहुत ज्यादा कूल तुरंत में नहीं हो पाती है। तो ये हमारे ठंडे को एक समान मात्रा में गर्मी, अंडे को एक समान मात्रा में गर्मी प्रदान करने के लिए प्रयोग में ली जाती है। और इसका प्रयोग पोल्ट्री फॉर्म में होता है। कहां होता है साहब? पोल्ट्री फॉर्म में होता है, मुर्गा फॉर्म में होता है। ठीक है, वहां पर इसका प्रयोग ज्यादा हो रहा है। अंडा आपका जल्दी खराब नहीं होता। चलिए, विद्युत बल्ब का फिलामेंट सब लोग जानते हैं किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। इसका गलनांक क्या होता है साथियों? उच्च होता है। क्या होता है? गलनांक उच्च होता है। हम लोग कभी भी साहब नाइक्रोम का प्रयोग फिलामेंट के रूप में नहीं करेंगे। और इतना ही नहीं, अगर आप गैस भर दिया है तो कितना तक साहब? ध्यान रखिएगा, ये 2500 से लेकर 2700 डिग्री सेल्सियस तक भी आपका गैस, निष्क्रिय गैस भरने के बाद उतना तक पर भी संचालित हो सकता है। ये मैं मैक्सिमम लेवल बता रहा हूं, मैक्सिमम लेवल पर इतना तक जा सकता है और ये डैमेज नहीं होगा, सेफ और सुरक्षित रह जाएगा। चलिए, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा यहां पर? टंगस्टन। पहले के समय में कार्बन भी यूज करते थे, लेकिन समस्या क्या होती थी? 1800 डिग्री सेल्सियस पर जैसे पहुंचता था मेरा कार्बन,
बिल्कुल विद्यार्थी जी, क्या हो जाता था मेरा कार्बन? बिल्कुल रेड हो जाता था, लाल हो जाता था और काफी ज्यादा तप्त हो जाता था, हीट बहुत ज्यादा इसमें हो जाती थी। अब परिणाम होता था कि ये मेल्ट कर जाती थी। और आपने तो जाना ही है 900 डिग्री सेल्सियस तक अगर हमने तापमान को मेंटेन किया, उससे ऊपर जाते हैं तो मेरे प्रकाश की उत्पत्ति हमें बेहतर होने लग जाती है। तो जितना आप हीट बढ़ाते जाइएगा तापमान आपका उतना बेहतर आपको मिलता रहेगा। ये सब तो प्रयोग करना पॉसिबल ही नहीं है, ये सब का गलनांक बहुत ज्यादा नहीं है, इससे कम है साहब। ठीक है, चलिए कह रहा KWH मीटर, तो KWH से हम किसको मापते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मापते हैं। ठीक है, और जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है विद्यार्थी जी, कैसे मापा जाता है? किलोवाट आवर में मापा जाता है। आप सब लोग विद्वान हैं, 1 BOT बराबर क्या जानते हैं? 1 KWH जानते हैं। इसी को हम 1000 वाट आवर कर सकते हैं। इसी को 1000 गुना 3600 कर दीजिए, क्या हो जाएगा साहब? 3.6 इंटू 10 के पावर 6 क्या हो जाएगा? वाट सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाट सेकेंड हो जाएगा। ये सब आप लोग जानते हैं। ये एनर्जी मीटर क्या करता है? पूरे महीने भर में जितना हमारा खर्च एनर्जी का हुआ है सबको कलेक्ट करके एक बार बता देता है। पिछले महीने 2503 था, अब की महीना 2703 हो गया, यानी 200 यूनिट आपका बिजली कंज्यूम किया है। बिजली बिल आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो मतलब पहले का डाटा इकट्ठा है, नया डाटा इकट्ठा करके क्या कर दिया? जोड़ दे दिया, समाकलित कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। यानी ये किस टाइप का इक्विपमेंट है साहब? इंटीग्रेटिंग टाइप का इंस्ट्रूमेंट है। याद रखिएगा कैसा है? इंटीग्रेटिंग टाइप का है साथियों। चलिए अगला H श्रेणी में तो आप लोगों को याद है, C श्रेणी में कितना से ऊपर? 180 से ऊपर, H 180 तक। तो मेरा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसी इलेक्ट्रिक बूस्टर में साहब, इलेक्ट्रिक बूस्टर में हम उस जनरेटर का प्रयोग करें जो जनरेटर मेरी करंट को क्या करे? फीडर में साहब बढ़ा सके। याद रखिएगा, फीडर का निर्माण धारा की रेटिंग के आधार पर चयन किया जाता है और आपके फीडर में जो गड़बड़ी आती है वो करंट के कम ज्यादा से ही डिफरेंशिएट क्रिएट होती है। तो हमारे फीडर में धारा के मान को बढ़ाने के लिए हमें किस तरह के जनरेटर का प्रयोग करना पड़ेगा साहब? डीसी सीरीज जनरेटर। ये ज्यादा उपयुक्त माना जाता है किस काम के लिए साहब? बूस्टर के लिए। तो हम ऑप्शन में किसको लेंगे? डी को लेंगे। छोटा छोटा जगह पर हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर भी लिया करते। कहना पूरी तरह से अगर बैटरी मेरी चार्ज है तब हम जो हमने H2SO4 डाला है, इसमें हमने जो H2SO4 डाला है विद्यार्थी, तो हमारे H2SO4 कैसा? H2SO4 सांद्र, ठीक है, डाइल्यूट H2SO4। यही मेरा इलेक्ट्रोलाइट होता है कहां पर साहब? कौन सा? लेड एसिड सेल में। आप लोगों को याद है लेड एसिड सेल में आपका 2 वोल्ट हमारे एक सेल का वोल्टेज होता है। स्टैंडर्ड 2.2 से लेके 2.6 वोल्ट के बीच हमारा वेरी करता है, बट हम लोग 2 लेके चलते हैं। अब यहां ध्यान दीजिएगा कि इसमें मैंने आपको बताया था 1.28 से लेकर 1.30 के बीच यदि रहे तो बैटरी मेरी क्या होती है? फुल्ली चार्ज होती हैं। अब यहां देख लीजिए साहब कौन सा वैल्यू मैच कर रहा है? 1280 यानी 1.280। ये वैल्यू आपका क्या है? इसके हिसाब से एडजस्ट कर रहा है। तो हम किसको लेंगे? ऑप्शन नंबर सी को। 1.28 रहेगा तो हम मान लेंगे मेरा क्या है? बिल्कुल साथियों फुल्ली चार्ज है। 1.15 से कम रहेगा तो फुल्ली डिस्चार्ज है। 1.20 रहेगा तो लगभग क्या समझेंगे? 2221 के आसपास रहेगा तो आधा चार्ज है। 25 रहेगा तो 75% चार्ज है। ऐसा हम लोग मानकर चलेंगे। और दूसरा तरीका आपको याद है ना, क्या बताया था विद्यार्थी जी? कि यदि मेरा चॉकलेटी रंग का क्या हो जाए? एनोड हो जाए तब भी चार्ज माना जाएगा। और स्लेटी कलर का क्या हो जाए? कैथोड हो जाए तब भी क्या माना जाएगा? चार्ज फुल्ली माना जाएगा। CFL के बारे में जानते हैं, पूरा नाम क्या है? कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप है साथियों। और आप ध्यान रखिएगा हमारी जो CFL है इसने इनकैंडेशन बल्ब को मार्केट से क्या कर दिया? आउट कर दिया विद्यार्थी जी। क्या कर दिया? मार्केट से आउट कर दिया। और इसको किसने आउट कर दिया? LED ने आउट कर दिया। ये CFL छोटा रूप है किसका? आपका वही जो फ्लोरोसेंट लैंप था, ट्यूबलाइट था, उसी का क्या था? छोटा रूप था। ये ट्यूबलाइट नहीं है, ये LED का ट्यूब है साहब। ठीक है, ये क्या है? LED का ट्यूब हमने लगाया हुआ है। तो जो ट्यूब
ट्यूबलाइट मरकरी हमारी रहती थी, फ्लोरोसेंट लैंप रहती थी, लंबा आपका रहता था, है ना, उसकी लंबाई को हमने क्या किया, मोड़ करके छोटा करके चोक वगैरह को ब्लास्ट सर्किट इलेक्ट्रॉनिक बना करके तब हमने डिजाइन बना दिया। तो ये तो जितनी क्षमता हमारे फ्लोरोसेंट की थी मोटा मोटी वही किसकी थी साहब, CFL की थी। पावर कंजप्शन भी आपका थोड़ा क्या हो गया, कम हो गया। वो 45 वाट या 18 वाट पर अच्छी रोशनी देता था, तो कुल मिलाकर मेरी दक्षता भी बढ़ी, समझ गए। लाइफ स्पैन 1 साल का गारंटी देता था, जितना डेट लिखा उतने पर लेकर आइए, बीच में खराब हुआ तो नया बदल के देंगे। बाद में तो आपने देखा कि CFL ठीक भी होने लगा, 20 रुपया में CFL बनवाइए और नया करके घर ले जाइए, है कि नहीं है। तो ये सब भी दुकान भी खुल गया था, लेकिन वो सब बंद हो गया। LED आप लोग आविष्कार कर दिए, अब LED को बैठा दीजिएगा, कुछ नया आप लोग ले आइएगा, है कि नहीं है। तो नया नया चीज आते जाता है, पुराना जाते जाता है। तो सही उसका पूरा उत्तर क्या है, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। कॉम्पैक्ट का अर्थ है सिकुड़ा हुआ छोटा सा, विद्यार्थी जी। अब देखिए कह रहा फॉल करंट मेरे पास कितना है, 2000 एम्पियर है। रिले सेटिंग कितना दिया है, तो साहब जी मेरा रिले सेटिंग जो है वो दे दिया है 50%, ठीक है। और CT रेशियो मेरा क्या दे दिया है साहब, CT रेशियो 400/5 दे दिया है। आपसे पूछ रहा है PSM क्या होता है, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर। विद्यार्थी इसका 2 सूत्र है, वो दोनों मैं आपको बता देता हूं, फिर जाकर के हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए, हमारा जो है PSM का सूत्र होता है प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर, फॉल करंट इन रिले क्वाइल, यानी रिले क्वाइल में कितना फॉल्ट हो रहा है। अब बटा क्या हो जाती है, पिकअप करंट। क्या हो जाती है, पिकअप करंट। लेकिन यहां पर जो परिस्थिति है उसमें तो आपको पिकअप करंट मालूम नहीं है। अब आप क्या करिएगा विद्यार्थी जी, ऐसी परिस्थिति में दूसरा मेरा सूत्र होता है फॉल करंट IF। अब बटा कर देते हैं साहब जी रेटेड सेकेंडरी करंट, क्या करते हैं, रेटेड सेकेंडरी करंट, गुना क्या हो जाएगा, CT रेशियो या करंट सेटिंग। क्या हो जाएगा, करंट सेटिंग या रिले करंट सेटिंग। अब चलिए जरा इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। यह प्रश्न जो है हम लोग सॉल्व करते हैं, 1 सेकेंड। आपको यहां पर करना है PSM बराबर फॉल करंट बटा कर दीजिए पिकअप करंट गुना CT रेशियो। अब हम पिकअप करंट कैसे निकालेंगे, पिकअप करंट को IPK से सूचित करते हैं। IPK का मान क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा परसेंटेज रिले सेटिंग, गुना हो जाएगा विद्यार्थी CT की सेकेंडरी करंट यानी I2। अब चलिए जरा गुना कर दीजिए। आपके पास क्या है, अभी आपने देखा था मेरा CT रेशियो 400/5 है, तो मेरा I2 कितना है विद्यार्थी, 5 है। मेरा I1 कितना है, 400 है। तो परसेंटेज रिले सेटिंग क्या दिया था क्वेश्चन में, 50%। तो क्या करिएगा, 0.5 गुना सेकेंडरी का C2 कितना है, 5 है, कितना होगा मल्टीप्लाई करके, 2.5। अब IPK तो 2.5 मिल गया, बाकी डाटा आपके पास है ही। अब PSM का फॉर्मूला पे सबको रखिए। फॉल करंट कितना है, 2000, पिकअप करंट कितना है, 2.5, और CT रेशियो कितना है, 400/5। अब सिंप्लीफाई कर लीजिए विद्यार्थी जी, नीचे 80 हो गया, कितना हो रहा है काट कूट करके, 10 एम्पियर आ जाएगा। ये 80 हो जाएगा, 8×5 = 40, 80 और फिर गुना कर दीजिए, 10 के आसपास आएगा। 8 दूनी 16, 8×5 = 40, 200, 2000/200 यानी कितना हो गया, 10। हो गया। रेटेड सेकेंडरी करंट गुना CT गुना रेटेड सेकेंडरी करंट गुना करंट सेटिंग है, या क्या है, करंट सेटिंग, SETTING। तो जो फॉर्मूला हमारा सेट हो जाएगा
उसका हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो यदि आपको पिकअप करंट या फॉल करंट मालूम है तो डायरेक्ट करके भी कर सकते हैं, नहीं मालूम है तो निकाल करके तब वैल्यू सेट करके तब तैयार करेंगे। तो हमारा उत्तर यहां क्या आ रहा है, 10 एंपियर आ रहा है। इसमें से कोई नहीं है, इसीलिए कौन सा ले लेंगे, डी नंबर। केबल में कवच वाले तार की क्या उपयोगिता है। अभी आप लोगों ने देखा था एक सप्ताह पहले केबल चोरी हो गया था इंस्टीट्यूट का। जो चोरी हुआ था तो आसानी से कट गया था। कैसे कट गया था, तो उस केबल में कवच नहीं लगा था, इसीलिए दोनों तरफ से भिराया है ना, और काट के लेकर चला गया। अब जो तार लगवाए हैं तो कौन सा तार लगवाया गया है, कवच वाला लगवाया गया है, ठीक है। अब उसको आसानी से काट नहीं पाएगा। मतलब यांत्रिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, कवच का प्रयोग करते हैं। और ये जो कवच है आपका आर्मरिंग है साहब, ये किस चीज से की जाती है, जीआई या स्टील के तार से की जाती है, और यांत्रिक मजबूती प्रदान करने का काम करती है हमारे केबल को। अगला प्रश्न कह रहा है 100 वोल्ट 100 बाय 10 वोल्ट का, यानी 100 वोल्ट बाय 10 वोल्ट का 50 वोल्ट एम्पियर का ट्रांसफार्मर है, और उसमें हमने क्या दे दिया है साहब, 100 बाय 110 वोल्ट के ऑटो ट्रांसफार्मर को कन्वर्ट कर रहे हैं। यानी मेरा पहला जो ट्रांसफार्मर था वो साहब 2 वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर है। उसकी स्थिति इस प्रकार की है, 2 वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर है, इस तरह की स्थिति है। अब यहां देख लीजिएगा, ये मेरा साहब जी कितने वोल्ट का बता रहा है, 100 वोल्ट का, और ये मेरा कितने का है, सेकेंडरी का 10 वोल्ट का, ठीक है। अब आप यहां पर मुझे बताइए मेरा टोटल वोल्ट एम्पियर कितना दिया है, 50 भी दिया है। अब मैं यहां से I1 निकालता हूं तो कितना मान आएगा बोलिए, P बाय V1 करेंगे, यानी 50 बटे 100 करेंगे 0.5 एम्पियर। तो मेरा ये वाला करंट कितना, 0.5 एम्पियर। इधर मेरी करंट क्या होगी, I2 देखिए कितना दिया है पावर, 50, केवीए तो दिया नहीं, VA ही है, तो 50 बटे 10 बराबर 5 एम्पियर। तो इधर की मेरी करंट क्या हो गई, 5 एम्पियर। ये स्थिति आपकी कहां की है, पहले केस में है जहां आप 2 वाइंडिंग का ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं। अब दूसरा परिस्थिति कह रहा है, इसी को हम किस में बदल रहे हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर में। जब इसको ऑटो ट्रांसफार्मर में हम बदलेंगे तो मेरा वाइंडिंग क्या हो जाएगा, सिंगल, और सिंगल वाइंडिंग रहेगा तो 100 बाय क्या कह रहा है, 110 कह रहा है। तो मेरा इनपुट छोटा होगा, आउटपुट बड़ा होगा। अब विद्यार्थी जी यहां आप कितना वोल्ट दे दिए, इसको 100 वोल्ट दे दिए, और इस जगह पर आपका वोल्टेज कितना हो गया, 110 हो गया। पढ़े लिखे विद्यार्थी, इसी को हम बदल रहे हैं। मेरा नेट करंट कितना हो जाएगा, 5 प्लस 0.5 बराबर, नेचुरल सी बात है, 5 प्लस 0.5 बराबर टोटल करंट 5.5। तो हमारी नेट करंट जो 5.5 होगी वो हमें कहां मिली, इस जगह, यही मेरी फाइनल करंट होगी इनपुट के रिस्पेक्ट में। अब ये करंट जो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है किधर किधर हो रही है साहब, 2 भागों में हो रही है। अब यहां पर कितना जाएगा, 0.5 एम्पियर जाएगा, इधर कितना जाएगा, 5 एम्पियर जाएगा। आप सब लोग एक बात जानते हैं क्या, हमारे दो वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में मेरी सेकेंडरी करंट जो होती है वही आपकी I2 होती है, लेकिन इस ट्रांसफार्मर में क्या होता है, मेरी सेकेंडरी वाइंडिंग की करंट I2 नहीं होती है। यहां जो करंट जाएगा वो दोनों का डिफरेंस होगा, यानी यहां आप क्या लिखिएगा, I1 माइनस I2 लिख दीजिएगा, स्वाभाविक सी बात है। तो इस जगह पर मेरा दोनों का अंतर, और यहां पर मेरी करंट सेपरेट, यही तो चेंजिंग है मेरे ऑटो और 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में। अब आपसे पूछा जा रहा है विद्यार्थी, ऑटो ट्रांसफार्मर का रेटिंग बताइए, यही ना क्वेश्चन कहा है, रेटिंग आप क्या बताइएगा। यहां पर साहब जी आपका कितना वोल्ट है, 100, और कितनी करंट वहां है, 5, तो क्या जवाब दीजिएगा, ये है 100, ये 5.5, और सेकेंडरी में कितना, 110, और यहां कितना करंट, 5। तो रेटिंग हम लेते हैं तो आउटपुट के बिहाफ में लेते हैं ना साहब, तो क्या करिएगा, 110 गुना 5 बराबर क्या हो जाएगा, 550 वोल्ट एम्पियर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद है ना आप लोगों को, जिधर वोल्टेज बढ़ता है नेचुरली हमारी करंट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आगे बढ़ें,
आपको मालूम है ना कि मेरी I2 जो होती है I1 के कारण ही हमें प्राप्त होती है। हम जो मेन सप्लाई देते हैं उसका मात्र 3 से 5% ही मेरे प्राइमरी को ऊर्जान्वित करने के लिए प्रयोग होता है। बाकी साहब 90 से 95% करंट कहां पर यूज में आता है? मेरे सेकेंडरी के एक्साइटेशन के लिए यूज में आता है। इसी कारण से आप जब नो लोड कर देते हैं, सेकेंडरी को ओपन कर देते हैं, तो खाली प्राइमरी में कितना बचता है? 2 से 5% करंट से काम होता है। तो प्राइमरी एक्साइटेशन के लिए हमें कम करंट चाहिए। इसी की मात्रा का वहां क्या होता है? प्रयोग होता है। डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली होता है, और देन हमको वहां पर वोल्टेज प्राप्त हो पाती है। यही यहां पर यूज किया गया है, व्यवस्था बनाया गया है। किसी विद्युत परिपथ में 50 ओम वाला प्रतिरोध 200 वोल्ट की सप्लाई से क्या है साहब जुड़ा हुआ है। परिपथ से प्रवाहित होने वाली धारा क्या होगी? तो मेरे पास साहब रेजिस्टेंस कितना दे दिया? 50 ओम दे दिया। वोल्टेज कितना दे दिया? 200 वोल्ट दे दिया। अब कह रहा परिपथ से कितनी धारा जाएगी? तो ओम के नियम से आप लोगों ने पढ़ा है साहब, V समानुपाती I होती है। आप प्रैक्टिकल यूज कीजिएगा तो V बराबर IR, I बराबर V बाय R। लगा दीजिए फॉर्मूला। V आपका 200 है, R आपका 5 है। विद्यार्थी जी कितना हो गया? 20 की 4 50 हो जाएगा कि 40 हो जाएगा कि 4 हो जाएगा? चलिए, R मेरे पास 50 दिया हुआ है ना, इसीलिए क्या हो जाएगा? 4 एंपियर हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? तो मेरे पास जो वैल्यू दिया है उसी वैल्यू को लेकर हम लोग चलेंगे। तो आंसर कौन सा दे दे विद्यार्थी? डी नंबर। चलिए आगे बढ़ें। कह रहा किसी गहन क्षर प्रकोष्ठ प्रेरण मोटर का स्लॉट्स, इसका मतलब है डीप बार रोटर। कौन सा साहब? डीप बार रोटर। आप ये डीप बार और डबल केज जो आप करते हैं, ये कहां पर करते हैं साहब? 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में करते हैं। इसके पीछे जो एकमात्र स्वार्थ है वो क्या होता है? एकमात्र स्वार्थ होता है साहब टीएसटी को क्या करना? बढ़ाना। ठीक है, क्योंकि मेरा मेंटेनेंस कम होता है, मेरी साहब लॉसेस कम होती है, इफिशिएंसी अच्छी होती है, रॉबस्ट कंस्ट्रक्शन होता है, कीमत कम होती है। ये सारी गुणवत्ता होने के बावजूद इस मशीन का स्टार्टिंग टॉर्क कम होता है। तो हम लोग डीप बार और डबल केज करके क्या करते हैं? इसके साहब स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। अब इस परिस्थिति में कह रहा है मोटर के स्लॉट के आकार का अनुपात क्या होगा? विद्यार्थी जी याद रखिएगा, क्या रहता है? 12:1 के रेशियो में साहब हुआ करता है। और डबल केज में तो मालूम है मेरा जो अपर केज है उसमें रेजिस्टेंस कम की ज्यादा, रिएक्टेंस कम की ज्यादा। अपर केज में रेजिस्टेंस ज्यादा, रिएक्टेंस कम होती है। लोअर केज में क्या होता है? रेजिस्टेंस कम, रिएक्टेंस ज्यादा। चुंबकीय क्षेत्र अपर में कम कि लोअर में कम? अपर में चुंबकीय क्षेत्र क्या होती है? कम। लोअर में चुंबकीय क्षेत्र क्या होती है? अधिक। लेंथ बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ती है। और आपने पढ़ा है साहब, रेजिस्टेंस जब मेरे रोटर की बढ़ती है, नेचुरली मेरे टॉर्क के मान में भी क्या होता है साहब? वृद्धि होती चली जाती है। इस सब बातों को ध्यान में हमको रखना पड़ता है। जहां प्रतिरोध बढ़ता है करंट घटती है, करंट घटती है चुंबकीय क्षेत्र डेफिनेटली कम हो जाती है, क्योंकि मेरे धारा के बिल्कुल समानुपाती क्या होता है? फ्लक्स होती है। जहां पर आपका फ्लक्स ज्यादा, नेचुरली हमारी करंट वहां क्या होगी? ज्यादा। लेकिन ये कंडीशन अलग है साहब। कौन सी व्यवस्था है ये? इंडक्शन मशीन है, वहां पर ये चीजें लागू हो रही है विशेष रूप से। चलिए आगे बढ़ते हैं। डीसी जनरेटर में अधिकतम दक्षता तभी मिलती है जब मेरी लॉसेस क्या हो जाए? कम हो। कम लॉसेस का मतलब क्या है? वेरिएबल हानि अस्थिर हानि से कम हो, वेरिएबल हानि अस्थिर हानि के बराबर हो। आप जानते हैं वेरिएबल हानि मेरी कौन सी है? कॉपर लॉस है। अस्थिर हानि मेरी कौन सी है? आयरन लॉस है। ये दोनों जब बराबर हो जाए तो स्वाभाविक। तो हालांकि रोटेटिंग मशीन में आयरन ही सिर्फ अस्थिर नहीं होता, इसके साथ कौन और जुट जाता है? मैकेनिकल लॉस जुट जाता है। कौन जुट जाता है? मैकेनिकल लॉस जुट जाता है। वह भी आपका क्या होता है? अस्थिर। इसके कितने अंग हैं मैकेनिकल के? 2 हैं। कौन साहब? एक आपका फ्रिक्शनल लॉस हो जाता है और दूसरा विद्यार्थी जी आपका विंडेज लॉस हो जाता है। ये
ये भी आपकी क्या होती हैं, इसके साथ साथ जुट जाती हैं और तब जाकर के अस्थिर हानि हमको कंप्लीट मिलता है। और वह टोटल अस्थिर हानि जब मेरे परिवर्ती हानि के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ये परिवर्ती हानि सिर्फ हमको रोटर में मिलेगा ऐसी बात नहीं है, ये स्टेटर में भी मिलता है और रोटर में भी मिलता है, क्योंकि कई सारी ऐसी मशीनरीज हैं जहां पर हम लोगों को स्टेटर रोटर दोनों में वाइंडिंग करना पड़ता है। यहीं पर आप डीसी जनरेटर में ही ले लीजिए, इसका स्टेटर में क्या आप यूज करते हैं, परमानेंट मैग्नेट है और उसमें आपने वाइंडिंग किया है, फील्ड वाइंडिंग किया है। ये बात अलग है कि कम टर्न्स दिया है, लेकिन कम दे या ज्यादा दें, लॉस कम हो कि ज्यादा हो, लेकिन हो तो रहा है। तो इसीलिए साहब जी इसको ध्यान रखिएगा, जब वेरिएबल किसके बराबर हो जाए, कांस्टेंट के बराबर हो जाए, तो ऐसी परिस्थिति में मेरी क्या हो जाती है, दक्षता उच्च हो जाती है। अब विंडेज लॉस तो हमारे पंखा में भी हो रहा है। इतने बड़े कमरे में जो हवा हमारी सर्कुलेट हो रही है, हवा में धूलकन है, कई सारी गंदगियां है, स्वाभाविक सी बात है ना। और जब ये पंखा चलती है तो उस हवा के धूलकन के साथ भी क्या करती है, उसका भी विरोध करती है, तब उसमें हलचल पैदा करती है। आप देखते होंगे पंखा बंद होता है तो कितना जबरदस्त गंदगी उस पर जम जाता है। और जब गंदगी को साफ करिए कभी दिवाली वगैरह के समय में, तब फिर तब चलाइए, तब महसूस होगा कुछ समय के लिए एसी का ठंडक मिल रहा है। जैसे बारिश होने के बाद भींगी सड़क और अच्छी सड़क, बिना गड्ढे वाली भीगी सड़क पर साइकिल चलाने का जो आनंद होता था, जीवन में कभी जिसने चलाया होगा उसको लगता था कि हम मोटरसाइकिल पर चढ़े हुए है कि नहीं है। बिल्कुल साहब। तो वो आनंद जो होता है, वही आनंद कब महसूस होता है, जब पंखा को पूरा साफ कर दीजिए, है कि नहीं है। चलिए साहब, अब मान लीजिए जिन लोगों ने साइकिल का अनुभव नहीं लिया है तो उनसे क्षमा चाहते हैं, ठीक है, उनको नहीं आनंद आया होगा। चलिए साहब, अब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जन्म के साथ ही हेलीकॉप्टर पर चढ़ जाते हैं, तो उसको क्या कहिएगा, उसको आनंद कहां से आएगा, ठीक है कि नहीं। हम लोग तो उस परिवार से हैं नहीं, बुरा मत मानिएगा। हम लोग तो साइकिल भी 7वां 8वां क्लास में जब पहुंचे तब जाके मिला। हमारे टाइम में तो बिहार सरकार दान में साइकिल नहीं देती थी। आप लोगों को जरूर कुछ बच्चों को मिला होगा। पहले तो लड़की को विशेष रूप से मिलता था, बाद में लड़का लड़की सबको मिलने लगा। अब 5,000 रुपया शायद मिलता है साइकिल के लिए, है कि नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तब चलिए साहब, अब साहब तो मान लीजिए पूर्व मंत्री रहे हैं तो सीधे हेलीकॉप्टर पर चढ़े थे, तो उनको तो अनुभव साइकिल का नहीं होगा। सपोर्ट करते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं साहब। कह रहा है कौन नियम बताता है। साहब को समय क्लियर कर दिया है ना व्यवस्थापक लोग, ऐसा नहीं हो कि साहब ही लेट से आए। साहब को विशेष रूप से आमंत्रित किया जाए, कॉल भी करके रात में रिमाइंडर दे देना है कि साहब इतने टाइम पर आना है कि नहीं है। तब मंत्री बनना कितना मुश्किल, तो पूर्व मंत्री हैं। कौन सा नियम बताता है किसी जंक्शन पर करंट के संगमन का बीजीय योग 0 होता है। साहब जी, हमने यहां पर क्या किया है, ये मेरा क्या है, 3 एलिमेंट जुड़ा हुआ है। याद रखेंगे, ऐसा इक्वी पोटेंशियल पॉइंट जहां 3 या 3 से ज्यादा सर्किट एलिमेंट जुड़े हों उसे जंक्शन कहते हैं। तो ये पॉइंट अगर P कहें तो यह क्या है, जंक्शन है, क्योंकि यहां पर मिनिमम 3 एलिमेंट है। दूसरा फर्क मैं बता रहा हूं, ऐसा इक्वी पोटेंशियल पॉइंट जहां 2 या 2 से ज्यादा सर्किट एलिमेंट जुड़े होते हैं उसे नोड कहते हैं। क्या 3 2 से ज्यादा नहीं है? बिल्कुल है। तो क्या यह नोड नहीं होगा? निश्चित रूप से नोड होगा। साहब अगर कम से कम 2 है तब भी नोड है, ज्यादा है तब भी नोड है, लेकिन जंक्शन के लिए शर्त है कि 3 होना ही चाहिए। यहां से क्या रिजोल्यूशन निकलता है, दुनिया की सारी जंक्शन नोड है, बट ऑल नोड्स आर नॉट अ जंक्शन। सारा नोड जंक्शन नहीं हो सकता। एग्जाम्पल के तौर पर वैज्ञानिकों, हमने ऐसा कर दिया, अब जरा बताइए क्या यह जंक्शन होगा क्या? ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, मेरा नोड है। इक्वी पोटेंशियल शब्द से क्या समझते हैं, इस बिंदु पर अगर वोल्टेज V है और ये R1 R2 है, इसकी करंट I1 इसकी करंट I2, तो I1 भी क्या होगा, V/R1, I2 भी क्या होगा, V/R2 हो जाएगा। यानी आपने क्या देखा, वोल्टेज का मान दोनों प्रतिरोध के लिए क्या हो रहा है, समान हो रहा है। इक्वी पोटेंशियल का अर्थ ही होता है वह बिंदु जहां विभव का मान क्या हो, समान हो, सभी अवयवों के लिए समान हो, उसी को इक्वी पोटेंशियल कहते हैं। ये नियम साहब आपका कौन सा है, समेशन ऑफ करंट मस्ट बी इक्वल टू 0, यह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ
चार्ज पर। किस पर साहब? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर आधारित होता है। आप सबने अपने मानव जीवन में पढ़ा है I बराबर Q बटा T, यानी स्पष्ट है साहब, ये किरचॉफ का करंट का नियम है। वोल्टेज नियम आपको मालूम है, समेशन ऑफ वोल्टेज इन ए क्लोज सर्किट मस्ट बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओम के बारे में तो पता ही है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखिए तो भी आई के समानुपाती होती है। अब प्रतिरोध का नियम 4 बातें बताता है। किसी भी मेटल का प्रतिरोध साहब किसके समानुपाती होता है? उस कंडक्टर की लंबाई के समानुपाती, उसके क्रॉस सेक्शन एरिया के विड्थ कर्मानुपाती, और तो और नेचर ऑफ मटेरियल, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, और चौथी बात तापमान से प्रभावित होता है। ये चारों बातें जब एक साथ कहिए वही मेरी क्या होती हैं? लॉ ऑफ रेजिस्टेंस होती हैं। आगे बढ़े विद्यार्थी जी। कह रहा है एलटी और एचटी, लो टेंशन हाई टेंशन लाइन पर काम करने वाले जो भी इलेक्ट्रीशियन हैं, खास करके सरकारी इलेक्ट्रीशियन हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन यदि प्राइवेट इलेक्ट्रीशियन हैं तो उनको क्या होना जरूरी है? साहब सड़क पर 4 व्हीलर 2 व्हीलर चलाते हैं, आपको क्या होना जरूरी है? ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आपको बहुत मोटा जुर्माना देना पड़ता है, स्वाभाविक सी बात है साहब जी। ठीक उसी प्रकार जैसे कल कूपन नहीं रहेगा तो राशन नहीं मिलेगा, ठीक उसी प्रकार साहब वायरमैन का सर्टिफिकेट नहीं रहेगा तो आपको विद्यार्थी जी काम करना अलाउ नहीं है। और ये वायरमैन का लाइसेंस हम नहीं बनाते हैं, ये बिहार सरकार बनाती है। सभी विद्युत अभियंता बैठता है, समझ गए, उसी के कार्यालय में, या नहीं तो डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर इलेक्ट्रिकल लाइसेंस के लिए फॉर्म निकलता है। साल में उसका 2 महीना 1.5 महीना करके डेट रहता है, उसको चेक करते रहिए, ऑनलाइन आवेदन कीजिए, सारा सर्टिफिकेट अपलोड करिए। 100 रुपए का उसमें चालान कटाना पड़ता है, डीडी बना के दीजिए चाहे चालान कटाइए, ठीक है। उसके बाद डेट तय होगा, आपका लिखित परीक्षा लिया जाएगा, फिर इंटरव्यू के लिए बुलाएगा, उसके बाद तब आपको सत्यापित करके लाइसेंस जारी करेगा। यह नियम है विद्यार्थी जी। बाकी कैसे होता है हमसे बेहतर आप जानते, हम खाली नियम जानते हैं, ठीक है विद्यार्थी जी। चलिए, एक विद्यार्थी ऑनलाइन से आ गया था मेरे पास, जो आप हमको बना दीजिए। हमने दंडवत प्रणाम कर उनसे क्षमा मांग लिया कि हम रास्ता दिखाते हैं, हम बनाते बनवाते नहीं हैं, आप अपने जगह पर चले जाइए, ठीक है कि नहीं। उसको कहा कि आप बताए थे इसके बारे में, इसीलिए हम सोचे आप बनाते हैं इसीलिए आपसे बनवाने आ गए। तो साहब हम बताते हैं, बनाते बनवाते नहीं हैं, ठीक है कि नहीं। हाँ, ये न वो क्लियर कर दिया, नहीं तो फिर दूसरा कोई आ जाएगा तो दिक्कत हो जाए। प्रेरण मोटर का स्टेटर डैश से बनाया जाता है साहब, एल्युमिनियम से तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। तांबा का तो हम लोग वाइंडिंग लपेटने का काम करेंगे, ठीक है। कच्चा लोहा भी बहुत सही नहीं है साहब, सबसे बेहतर कौन है? सिलिकॉन स्टील। और आप जानते हैं ये काफी अच्छा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है और इसकी चुंबकीय चालकता बेहतरीन होती है। क्या होती है? चुंबकीय चालकता बेहतरीन होती है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। देखिए, अगर ऑनलाइन वाले छात्र को आने की इच्छा है तो उसको मनाही नहीं है, वो आ जाइए। आज आ करके बिल्कुल आप शामिल हो सकते हैं, किसी को कोई रुकावट नहीं है, लेकिन अपना आ करके जो नियम कानून है उसको समझ बूझ करके मिल लीजिए, तब अपना प्रयास कर लीजिए, ठीक है। समझ गए। सबसे बड़ी समस्या क्या है? मर्यादा को बनाए रखने की जिम्मेदारी भी आपकी ही है, समझ गए। इसीलिए ये व्यवस्थाएं की गई हैं कूपन का या फिर कार्ड का, जिससे भगदड़ नहीं मचे, माहौल नहीं बिगड़े, शांतिपूर्ण तरीके से हम रहें, विद्यार्थी की तरफ पेश आए, वो बंदर जैसा हरकत ना करे, समझे। अनुशासन के साथ व्यवस्थाएं संचालित हो, इसीलिए ऐसा किया जा रहा है, ठीक है। नहीं तो आपकी ही प्रतिष्ठा चली जाएगी। कुछ और बोलेंगे तो आप लोग नाराज हो जाइएगा। बड़े बड़े फंक्शन बड़े बड़े लोग आयोजित करते हैं, वहां भगदड़ मच जाता है, सब चीज लूट हो जाता है। ये तो छोटा सा व्यवस्था है, यहां कैसे क्या बचेगा, इसलिए वो सब किया जा रहा है, ठीक है कि नहीं। चलिए साहब, कुछ लोग बुरा मान जाते हैं। आइए साहब, भू इलेक्ट्रोड से एक भवन की दूरी साहब किससे कम नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग अपने ऑप्शन के हिसाब से उत्तर दें साहब। क्या मेरे ऑप्शन में दिया गया है? 1.5 है, तो साहब क्या राइट आंसर दे दें? 1.5 मीटर का कम से कम रखने का प्रयास हम लोग करते हैं, उससे ज्यादा नहीं साहब। चलिए, मतलब 18 क्वेश्चन होने के बाद पता चला जे जीके जीएस नहीं है। परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए देखिएगा, कहीं ऐसा नहीं हो कि प्रोग्राम खत्म होने के बाद पता चलेगा कि जन्मदिन का पार्टी नहीं है, टीचर्स डे है। कई बच्चा जन्मदिन का पार्टी सोच के आ जाएगा,
क्या कि केक भी कटेगा व्यवस्थापक लोग जैसा बता रहे हैं, तो नेचुरल सी बात है। तो एक जन्मदिन का नहीं है, शिक्षक दिवस है। बात सही है कि भाई जन्म हुआ था किनका, सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी का, तो उनके जन्मदिन के लिए नहीं मनाया जा रहा है, उनकी विद्वता, उनके समर्पण, उसके सामर्थ्य के लिए मनाया जा रहा है। ठीक है कि नहीं? बाकी साहब ज्यादा बताएंगे, हमसे ज्यादा जानकारी इस बारे में उनको है। मेटेरियल यूजफुल फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट। साहब छोटा सा जवाब दे दीजिएगा, आप बहुत बड़े अधिकारी हैं। परमानेंट मैग्नेट की क्या विशेषता है? इसको हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल कहेंगे कि सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल कहेंगे? इतना ही थोड़ा बता दीजिए, इस दिशा में कुछ हमको भी गाइड कर दीजिए। सॉफ्ट ना, छूने में मुलायम होगा कि कठोर लगेगा? हाँ, सॉफ्ट है ना होगा, छुएगा तो पूरा रुई जैसा एकदम हल्का है कि नहीं? विद्यार्थी जी, चाहे मैग्नेटिक मटेरियल सॉफ्ट हो कि हार्ड हो, हमेशा यह सॉलिड स्ट्रक्चर में ही होता है। इसके नेचर के हिसाब से ड्रीम 11 साहब, नेचर के हिसाब से हार्ड और सॉफ्ट बोला जाता है। सॉफ्ट मेरा टेम्पररी मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, और हार्ड मेरा परमानेंट मैग्नेट होता है, जल्दी चुंबकित नहीं होता, एक बार हो गया तो भी चुंबकित भी नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। तो साहब जी, हार्ड में, परमानेंट में ये विशेषता होती है, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म बहुत ज्यादा होता है, अवशिष्ट चुंबकत्व तो काफी होता है। एक्साइटेशन देना छोड़ भी दीजिए, फिर भी चुंबकनशीलता कमजोर नहीं होती है। हम लोग साहब पीएमएमसी में इसका प्रयोग करते हैं, डीसी मशीनों में इसका प्रयोग करते हैं। क्या सही उत्तर होगा साहब? कार्बन, स्टील की निकेल, सॉफ्ट आयरन, कोबाल्ट? चलिए साहब, कितना आदमी कार्बन स्टील के साथ हैं, कितने आदमी निकेल के साथ हैं? जल्दी बताइएगा सरकार। चलिए साहब जी, कार्बन स्टील भी होगा। चलिए विचार कर लेते हैं, देखते हैं कौन आदमी सही है कौन गलत है। विद्यार्थी जी, बिल्कुल सही जवाब है आपका। परमानेंट मैग्नेट के लिए हम लोग कार्बन स्टील का प्रयोग करते हैं। ये सब हमारा क्या है, टेम्पररी मैग्नेट के रूप में साहब इस्तेमाल में लिया जाता है, उसके निर्माण में लिया जाता है। कह रहा प्रकाश व्यवस्था के लिए जितना भी सॉकेट हम लोग यूज करते हैं, जितना भी स्विच यूज करते हैं, जितना भी प्लग यूज करते हैं, सब में जो एसेसरीज में यहां पर जो बीच में आपका कैप है, यहां जो नट बोल्ट है, कनेक्टर है, किस मटेरियल का बना होता है? पीतल का होता है। किसका बना होता है? पीतल का। इसलिए जंग रोधी भी साहब होता है, ध्यान रखिएगा। साहब जी बहुत बहुत धन्यवाद।